दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रीय खेल आयोजन का सौंपा निमंत्रण, राज्य विकास और शीतकालीन यात्रा पर की चर्चा। पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर सीएम धामी ने दी जानकारी। कहा, पीएम मोदी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने आ रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम के आदेशों के बाद तेजी हुई मदरसों की जांच। हल्द्वानी में अभी तक 34 में से 26 मदरसे अवैध मिले, तो वहीं उधम सिंह नगर में 129 पहुंची अवैध मदरसों की संख्या। प्रदेश में इस समय तकरीबन 2000 मदरसे अवैध तरीके से संचालित। अवैध मदरसों की जांच को लेकर बोले सीएम धामी, चाहे अवैध मदरसे हो या अवैध अतिक्रमण, सभी पर सरकार कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्दी इनके फंड के कनेक्शन की भी होगी जांच। निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार में जुटे राजनीतिक दल। प्रदेश बीजेपी जल्द जारी करेगी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी जानकारी। उत्तराखंड में मंडराया कोरोना से भी बड़ा खतरा। एचएमपीवी को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की निपटने की तैयारी। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को तैयार उत्तराखंड। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की अधिकारियों के साथ बैठक। खेलों की तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सतर्क आपदा प्रबंधन विभाग। एनडीएमए ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को किया चिन्हित। बागेश्वर में 1, चमोली में 4, पिथौरागढ़ में 6, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी जिले में 1 ग्लेशियर झील चिन्हित। देहरादून में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची नगर आयुक्त नमामि बंसल। शहर के कई मोहल्लों में कूड़े के ढेर नजर आने पर कर्मचारियों को लगाई जमकर फटकार। और उत्तराखंड में बढ़ते जंगली जानवरों के हमले। पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में व्यक्ति पर अज्ञात जानवर ने किया हमला। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। और चलिए आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से वापस देहरादून लौट आए हैं। लेकिन आपको इसी बीच बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन में उन्होंने संबोधन किया है। संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाएंगे। ये कबड्डी खेलने का ये फायदा मुझे हुआ कि राजनीति की जो कबड्डी है, इस कबड्डी में भी मुझे कभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर हो रहा है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारत आज दुनिया के सामने एक अग्रणी देश के रूप में आज पूरी दुनिया को अपना एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में आज भारत खेलों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सबको याद होगा, एक समय था कि खेलों के क्षेत्र में जब खिलाड़ियों का चयन होता था तो अनेक प्रकार से भाई भतीजावाद किया जाता था। अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता था, पारदर्शिता के साथ चयन नहीं होता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में पारदर्शिता आई और जो होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन सभी खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आज देश के दुनिया के अंदर कोई खेल की प्रतियोगिता होती है, भारत की तरफ से
जो प्रतिनिधित्व करने वाले, खेलने वाले खिलाड़ी जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनका तब भी प्रोत्साहन करते हैं, उनसे मिलते हैं, वो पदक जीतते हैं तब भी उनका प्रोत्साहन करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, और जब वो पदक जीतने से वंचित रह जाते हैं तब भी उनका प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। भाइयों बहनों, खेलों को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जहां एक और फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया योजना जैसी योजनाएं शुरू करी, वहीं दूसरी ओर देश में एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की भी नींव रखी है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को विकसित करने के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कर रही है। प्रदेश में जहां एक और हमने यहां नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है, वहीं प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान बच्चों को तैयारी करने के लिए खेल छात्रवृत्ति देने, खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण पुनः लागू करने एवं खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना करने जैसे अनेक निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, और शीघ्र ही हम खिलाड़ियों की सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं। पहला खेल जिससे हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हमारे प्रयासों का परिणाम है आज उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ, जैसा अभी डीके सिंह जी कह रहे थे, खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि इसी माह 28 जनवरी से हमारे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के लिए हमारी सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की है। राज्य में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ साथ जो पहले से बने हुए स्टेडियम या अन्य खेलों के स्थान, उन सभी का पुनर्निर्माण के काम भी किए हैं। वाटर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही शूटिंग रेंज को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के थीम पर आयोजित करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आनंद लेंगे। विभिन्न राज्यों से जो यहाँ पर आज हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं, स्टाफ आए हुए हैं, सपोर्ट स्टाफ से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जब यहाँ आए हैं तो आजकल हम लोगों ने शीतकालीन यात्रा राज्य के अंदर पहली बार प्रारंभ की है। आप देखते होंगे गर्मियों के समय में पूरे देश भर के अंदर मैं देख रहा हूं, यहाँ पंजाब से, पांडिचेरी से, राजस्थान से, उड़ीसा से, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और अनेक पूरे देश भर के लोग आए हैं। तो वो केवल उस समय में आते हैं जब स्कूल बंद हो जाते हैं और गर्मी का सीजन होता है। गर्मी के सीजन में ये बात सब जानते हैं कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, यहाँ की शुद्ध हवा, यहाँ का शुद्ध पानी, यहाँ का टेम्परेचर कम से कम रहता है। जहाँ देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे स्थानों पर 48 डिग्री 50 डिग्री तापमान होता है, उस समय भी हमारे यहाँ ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए लोग आते हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ अनेक देव स्थान हैं, उन देव स्थानों का भी दर्शन करने के लिए लोग पधारते हैं। और 6 माह के बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं तो लोगों का आना बंद हो जाता है।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप कहना चाहता हूँ, देवभूमि अभी ये हरिद्वार में है, आपको धूप दिखाई दे रही है। देहरादून आएंगे तो इससे ज्यादा दिखाई देगी। यहीं ऋषिकेश पहुंच जाएंगे तो और अच्छी दिखाई देगी। थोड़ा और आगे टेहरी चले जाएंगे, जहां भी इन्होंने डीके सिंह जी ने इस वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिता वहां पर की थी, बड़ा कार्यक्रम किया था। पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे पर्वतीय स्थान हैं, उन सभी जगह पर आपको एक अच्छी धूप, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन धूप नहीं आती है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां शानदार लगती हैं। एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग, एक नया उत्साह और अध्यात्म की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। हमने पूरे देश भर के लोगों से आह्वान किया है कि वो उत्तराखंड आए और जब देश के अन्य स्थानों पर धूप नहीं आ रही है तो यहां पर धूप का आनंद लेने आए हैं, अच्छी हवा का आनंद लेने आए हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग आए हुए हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश का भ्रमण करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में जहां भी जा सकते हैं, जहां भी आपकी जितनी सुविधा हो अवश्य जाएं। यहां पर निर्मल मां गंगा के सानिध्य में आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके जीवन का मार्ग मां गंगा प्रशस्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से वापस देहरादून लौट आए हैं, जिसके बाद देहरादून सचिवालय पहुंचे सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम धामी पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने आ रहे हैं। खेलों को लेकर प्रदेश में भव्य दिव्य आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी को जब उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा के बारे में बताया तो वो बेहद खुश हुए। शीतकालीन यात्रा के महत्व और इसे लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह के बारे में भी सीएम धामी ने पीएम मोदी को विस्तार से जानकारी दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेज़बानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद तेजी से मदरसों की जांच शुरू हो गई है। सीएम धामी ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे अवैध मदरसे हो या अवैध अतिक्रमण, सभी पर सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द इनके फंड के कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। ये भी बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश भर में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। हल्द्वानी में अभी तक 34 मदरसों की जांच की गई है, जिसमें से 26 मदरसे अवैध मिले हैं। केवल 7 मदरसे ही ऐसे पाए गए हैं जो मदरसा दावते इस्लामिक में पंजीकृत है। वहीं सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में हाल ही में उधम सिंह नगर के नंबर कुछ साफ हुए हैं, जिसके मुताबिक अकेले इस जिले में ही 129 अवैध मदरसे सरकारी नजर में आए हैं। इसी के साथ पूरे प्रदेश में इस समय तकरीबन 2000 मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। देखिए, अवैध चाहे
मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। प्रत्याशी जगह जगह जाकर जनता को अपनी योजनाएं और कामों की प्राथमिकता बताते हुए वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी के साथ निकाय चुनाव को लेकर अब प्रदेश बीजेपी भी जल्द ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए अभी तक पार्टी बूथ लेवल पर ही काम कर रही थी। तो बता दें आपको, निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टी जो है वो अपनी तैयारी पर है। प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के साथ अपने कामों को गिनाते हुए वोट करने की अपील कर रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सभी की हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक तय हो जाएगा और इसमें जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठकें होंगी, रोड शो के कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को हम विस्तृत रूप से तैयार करके और 11 तारीख से ये कार्यक्रम फिर आयोजित होगा। वहीं उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। प्रदेश राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। राज्य की जनता की सक्रिय भागीदारी और सहयोग इस आयोजन को और भी ज्यादा सफल और भव्य बनाएगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने प्रदेश के हर नागरिक के इस आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने और आयोजन के दौरान पूरे प्रदेश में एक खेल वातावरण तैयार किया जाने की बात कही है। इसी के साथ राज्यपाल ने कहा है कि ये आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर है, बल्कि राज्य की संस्कृति और उत्पादों को प्रदर्शित करने का भी एक बेहतर मंच है। ये आयोजन प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का अवसर भी है। उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, समर्पण और टीम भावना के साथ काम करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस आयोजन में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी शामिल किया जाए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। राज्यपाल ने ITDA को इस आयोजन से संबंधित सूचनाओं को लेकर डैशबोर्ड बनाने की भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ राज्यपाल ने कहा है कि खिलाड़ियों और आयोजकों के लिए सभी व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों के रहने, खाना पीना और परिवहन और आयोजन स्थलों पर पहुंचने की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और व्यवस्थित रूप से संचालित हो। इसी के साथ आयोजन स्थलों पर चिकित्सा सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम भी किया जाए और आयोजन का प्रबंधन और योजना बेहतर हो और SOP भी तैयार की जाए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड कैडर के 1997 बैच के IPS अधिकारी संजय गुंज्याल को उनकी असाधारण सेवाओं के लिए भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित ITBP के रेजिंग डे परेड के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। संजय
गुंज्याल ने अपनी सेवाओं के दौरान कई जिलों और रेंज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरिद्वार कुंभ मेले के सफल आयोजन से लेकर अति कठिन क्षेत्रों में आईटीबीपी के आईजी के रूप में सेवा देने तक उनका करियर उत्कृष्टता की मिसाल है। गुंज्याल को पहले भी पीएम जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक, संयुक्त राष्ट्र पदक और राज्य अतिविशिष्ट सेवा पदक जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं। इस साल उन्हें डीजी आईटीबीपी इंसिग्निया गोल्ड डिस्क से भी नवाजा गया है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको बता दें, उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद राष्ट्रीय खेलों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल बागेश्वर पहुंच गई है। जनपद मुख्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के ने मशाल का स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रीय खेलों के प्रति लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने के लिए तहसील परिसर से डीएम ने विशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रचार रथ का अनावरण भी किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पारंपरिक परिधानों में रैली में हिस्सा लिया है। यहां लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। मामले को लेकर डीएम ने बताया कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिलना हम सब के लिए गर्व का विषय है। इससे हमारी देवभूमि आगे जाकर खेल भूमि के रूप में भी विकसित होगी। उत्तराखंड के लिए ये एक अच्छा अवसर है। हमारी प्रतिभाओं को उचित मंच मिल रहा है। आयोजित किया गया है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं और उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको भी एक ऐसा मंच मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल रहा है। उसी के क्रम में एक रैली यहाँ पे रखी गई है जिसमें मशाल है, हमारे रिले का कैंटर है, वो भी साथ साथ चल रहा है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्कूल के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इसमें रखी गई हैं, ग्रुप भी इनके साथ साथ में चल रहे हैं। हम सभी को जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को बधाई देता हूँ और आशा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड से होगा और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी उत्तराखंड की तरफ से आएंगे। धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर विभाग काफी सतर्क नजर आ रहा है, जिसके चलते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की हैं। इनमें बागेश्वर में 1, चमोली में 4, पिथौरागढ़ में 6, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी जिले में 1 ग्लेशियर झील चिन्हित की गई है, जिनको लेकर लगातार सर्वे किया जा रहा है। हालांकि इन झीलों में चमोली की 1 झील और पिथौरागढ़ की 4 झीलों को कैटेगरी में रखा गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पिथौरागढ़ की 4 ग्लेशियर झीलों और चमोली की 1 ग्लेशियर झील का सर्वे किया जा रहा है। ग्लेशियर झीलों की स्टडी के लिए कई वैज्ञानिक स्थानों से सहयोग लिया जा रहा है। इसी के साथ ये भी बता दें, आपदाओं को लेकर विभाग के अतिरिक्त नुकसान के चलते 2024 में नेचुरल डिजास्टर से जुड़कर कई ऐसे मामले हैं जो दिलों को झकझोर कर रख देते हैं। साल 2024 में बारिश, बादल फटना, लैंडस्लाइड जैसी कई घटनाएं हुई, जिसमें 82 लोगों की जान चली गई और इसके साथ ही कई लोग घायल भी हो गए। इसके साथ ही इन आपदाओं में प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। देखिए, ग्लेशियर लेक जो है, ग्लेशियर्स बहुत सारे हमारे ग्लेशियर लेक्स हैं जिनको लगातार हम निगरानी पे रखते हैं। एनडीएमए ने एक स्टडी किया था, उसमें से उत्तराखंड की 13 झीलों को कहा था कि इसमें आप निगरानी रखिए, ताकि अगर इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस होते हैं तो आपको जानकारी मिल सके। और उन 13 में से 5 झीलों को कहा कि ये A कैटेगरी की हैं, इस पर ज़्यादा निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। उस दिशा में हम लोग बैठक किए थे उस के बारे में रणनीति बनाने के लिए। उनमें से 5 में से 1 झील में हमने इस साल 2024 में, पिछले साल में हमने एक टीम भेजी थी, वो जाके वहाँ पे सर्वे करके आ गई है, पूरा देखा है। एक बैथमेटिक सर्वे होता है, बैथमेटिक सर्वे किया है। इस साल जो A कैटेगरी में 4 और झीलें हैं, उनके लिए हम टीम भेजेंगे। हमारे टीम में बाडिया संस्थान के लोग रहेंगे, IIRS के लोग रहेंगे, GSI के लोग रहेंगे और
कुछ और लोगों को हम सीडैक के लोगों को रख सकते हैं, कुछ और विशेषज्ञ संस्थाओं को फिर साथ में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे जाके देखें और जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाने की आवश्यकता है, सेंसर लगाए जाने की आवश्यकता है या कोई ऐसे चीज़ें मशीन लगाने की आवश्यकता है तो क्या क्या मशीन कहाँ कहाँ लगाई जानी है उसके बारे में भी देख के आएंगे ताकि हम मशीन लगा लें। उन मशीनों के माध्यम से हमको ये ज्ञात होता रहेगा कि इन झीलों के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई खतरनाक स्थिति बनती है तो हम तत्काल जो सायरन हमारे हैं वो बच जाएंगे और जहाँ पे झील से खतरा होना होगा उनको हम हटा लेंगे। इस तरह से कर रहे हैं। वहीं बात राजधानी देहरादून की कर रहे हैं, जहां पर सफाई व्यवस्था का जायजा लेने नगर आयुक्त नमामि बंसल दौरे पर निकली। इस दौरान उन्हें शहर के कई मोहल्ले में कूड़े के ढेर नजर आए, जिससे नाराज नगर आयुक्त ने संबंधित कंपनी के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाने पर कंपनी के खिलाफ भारी जुर्माना भी लगाया गया। नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ भी चलानी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। इस दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि पिछले दिनों से लगातार नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर गंदगी को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निरीक्षण किया गया और कई जगहों पर गंदगी देखने को मिली है, जिसके बाद कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है। जो विशेष रूप से 47 वार्ड हैं जो कि वाटरग्रिड्स कंपनी के पास थे, उनके क्षेत्र के काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और हमने जो टोल फ्री नंबर भी निगम की ओर से जारी किया है उस पर भी कुछ स्थानीय रेजिडेंट्स की शिकायत थी कि कूड़ा उठान प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है और इसी को चेक करने के लिए, इसी का निरीक्षण करने के लिए स्पॉट पर आकर के इसको देखा गया है और वास्तविकता में ये पाया गया कि जो कंपनी है वो व्हीकल मूवमेंट्स जो हम ट्रैक करते हैं उसके अनुसार व्हीकल कवर कर रहा है क्षेत्र को, लेकिन कूड़ा उठान में लापरवाही बरत रहे थे और उसके क्रम में इन लोगों के पर हैवी पेनल्टीज लगाने का निर्णय लिया गया है। और अभी वर्तमान में भी जो एरिया के सुपरवाइजर हैं, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उन दोनों को निर्देश दिया गया है कि खुद पर्सनली औचक निरीक्षण करके कंपनियों की गाड़ियों के मूवमेंट पर निगाह रखेंगे और उसको चेक करेंगे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।